आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जो इस वक्त उथल पुथल देखने को फिर से मिल रही है। क्या लग रहा है इसके मायने क्या माने जाए? जिस तरह से उद्धव गुट ने ऐलान किया है कि वो बीएमसी और निकाय चुनाव है उनमें खुद अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था उससे अलग होकर चुनाव लड़ने का उद्धव गुट ने फैसला लिया है। इसके क्या मायने सर? देखिए, इसका मायने तो क्लियर तौर पर यही है कि इस वक्त मेरे ख्याल से ठाकरे परिवार को हमको ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस के साथ या किसी के साथ गठबंधन कर निकाय चुनाव में हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। जिस तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जनता ने इस बात को नकारा कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ सही नहीं है, तो इस बात को समझते हुए अगर इस तरह का फैसला लिया है कि अब हम निकाय चुनाव जो है इंडिपेंडेंट लड़े, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि विचारधारा हमारी अलग है और हमारी पार्टी के ज्यादातर नेता इस बात को चाहते हैं कि हम कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से बाहर निकल कर आए। तो इसी बात को समझते हुए ही इस बात का फैसला लिया गया है। सर, जिस तरह से भी हाल ही में देखा होगा आपने, अभी तक जिस तरह चुनाव भी हुए, चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से 3 बार उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 3 बार अब तक उनकी मुलाकात हो चुकी है। तो क्या माना जाए, जिस तरह से उन्होंने खुद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्या बीजेपी और उद्धव गुट के बीच कुछ मामला जो है चल रहा है कि दोबारा से वो एक साथ आएंगे? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? आपके पास कुछ ऐसी जानकारी हो? देखिए, हमारी पार्टी के बहुत से नेता हमेशा से ये चाहते रहे हैं कि हमारा गठबंधन फिर से बीजेपी के साथ हो, और बहुत बार इस पर उद्धव जी ने भी मंथन किया है। ये बात सिरे नहीं चढ़ी, वो एक अलग बात है, मगर आज भी हमारी पार्टी के ज्यादातर नेता इस बात को चाहते हैं कि हमारा गठबंधन फिर से बीजेपी के साथ हो। अगर इस विषय में सकारात्मक रूप से आदित्य ठाकरे जी अब फिर से इसमें बात करना चाहते हैं और बीजेपी के साथ अपना सही गठबंधन मिलाना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी के नेताओं की ही मंशा है ये, और हमारी पार्टी के ज्यादातर सदस्य यही चाहते हैं कि हम फिर से बीजेपी के साथ हों। लेकिन हमारी पार्टी के ही और बीजेपी के बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो इस बात को सिरे नहीं चढ़ने देते। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस बात को सकारात्मक रूप से बीजेपी के नेताओं को भी सोच करके, और इस गठबंधन को, हमारा जो शिवसेना का पुराना गठबंधन रहा इतने साल तक, वो फिर से बने। और मैंने तो हमेशा से इस बात की वकालत की अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के भी, कि हमें अपना गठबंधन बीजेपी के साथ ही करना चाहिए। हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता मनोहर जोशी साहब ने सबसे पहले इस बात को कहा था 2019 में, जिस वक्त बीजेपी के साथ जाने की बात, जिस वक्त कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने की बात थी, कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है, कांग्रेस एनसीपी नहीं। फिर प्रताप सरनायक जी ने भी कहा इस बात को। फिर उसके बाद शिंदे गुट में भी जो हुआ ये सब जानते हैं। आज अगर इस बात को सोच करके फिर से बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करने की बात को सोचा जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और ये होना चाहिए। लेकिन सर, ये संभव कैसे हो सकता है? एक तरफ एकनाथ शिंदे, उनका भी एक गुट बना हुआ है, और आपने देखा अभी जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव, और उसमें कहीं ना कहीं ये जनता ने या वहां का जो जनादेश मिला, लोगों का जो वोट मिला, वो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा था कि जो एकनाथ शिंदे हैं वही उनकी ही जो शिवसेना मानी जाए, शिवसेना की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना की दिखी थी। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं ऐसी शर्तें जरूर रखी जाएंगी जिसके बाद शायद फिर बात बनना मुश्किल हो जाए आपस में? देखिए, शिवसेना में बाला साहब ठाकरे ही सब कुछ है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही शिंदे जी आज भी वोट मांगते हैं। वो अपने नाम पर वोट मांग के दिखाएं। शिंदे जी बिना बाला साहब के कुछ भी नहीं है। बाला साहब के नाम पर ही उनको जो मत मिला वो बाला साहब के नाम पर मिला, शिंदे जी के नाम पर नहीं मिला। और अगर बीजेपी के साथ फिर से ठाकरे परिवार का अलायंस होता है, फिर से वो होता है, तो शिंदे गुट की, शिंदे एकनाथ शिंदे जी की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। उसके बाद जितने जो गुट के हमारे जो लोग हैं वो सारे, उनकी नाराजगी क्या है? उनकी नाराजगी तो यही है कि ठाकरे परिवार कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से बाहर आए, और कोई ठाकरे परिवार से नाराजगी थोड़ी है। बाला साहब को आज भी अपना मानते हैं, बाला साहब को भी पूछते हैं। अगर शिंदे गुट की जितनी भी सीटें आई वो सिर्फ बाला साहब के नाम पर आई है, शिंदे जी के नाम पर नहीं आई। शिंदे जी छोड़ के दिखाए बाला साहब के नाम को, फिर उसके बाद आए चुनाव मैदान में, तो पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू है। बाला साहब की वैल्यू है, और बाला साहब के नाम पर ही उनको वोट मिला है, और बाला साहब की विचारधारा पर से आज ठाकरे परिवार कांग्रेस के साथ मिला। इस वजह से ये विधानसभा के चुनाव में सब कुछ हुआ। मगर फिर भी बाला साहब ठाकरे का परिवार होने के नाते उनको 20 सीटें मिली।
और बाला साहब ठाकरे का परिवार होने के नाते ही उनको लोकसभा में 9 सीटें मिली, जबकि चुनाव चिन्ह नहीं है, जबकि नाम नहीं है शिवसेना का, उसके बावजूद भी। तो ये बाला साहब ठाकरे का नाम है, एकनाथ शिंदे जी इनका नाम नहीं। सर, एक तरफ हाल ही में अभी मैंने देखा एक बहुत बड़ा जो बयान आया देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा कि जब उनसे बातचीत हुई पत्रकारों की, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई जो है उद्धव ठाकरे ने जो है कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जब उन्होंने पूछा, सवाल किया आप क्या उनके साथ आएंगे, तो उन्होंने कहा हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसे माना जाए कि अब उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका है देवेंद्र फडणवीस की ओर से, और वो ऐसे समय में जब हाल ही में आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलते हैं। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस खुद ये बात कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन नहीं है। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने तारीफ ही की है सामना में, जो एक लेख लिखा गया उसमें बाकायदा ये उनकी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हुई है। तो ये माना जाए कि अब देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से एक ऑफर दे दिया है उद्धव ठाकरे को कि आप आइए। जिस तरह से मुलाकातें चल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि अब जल्द ही कुछ ना कुछ होने वाला है? देखिए, जल्दी कुछ होने वाला है इस तरह की संभावनाएं तो कई बार लगी, और जैसे उद्धव जी ने कहा या देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा या आदित्य जी कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी नहीं है, हम दुश्मन नहीं है, तो इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कई बार कहा है कि वो मेरे दुश्मन नहीं है। अगर ठाकरे परिवार को कोई जरूरत होगी तो सबसे पहला वो शख्स नरेंद्र मोदी होगा जो उनके लिए खड़ा होगा। इस बात को बकायदा अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। वो एक कहावत है ना कि लहू को लहू पुकारता है, और सुबह का भूला शाम को वापिस घर पे आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तो जिनके इतने लंबे रिश्ते रहे हों, वो उन लंबे रिश्तों में अगर खटास आई तो उन खटास को मिटाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई एक छोटा मोटा मुद्दा इस तरह का आता है कि जिसको समझने समझाने में विफल हो जाते हैं, बड़े गहरे और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। मगर यादों का दरमिया कभी मरता नहीं, और वो हमेशा एहसासों में रहता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब इस बात का एहसास होता है कि हमारी क्या गलती थी और सामने वाले की क्या अच्छाई थी, और जब इन चीजों का एहसास होता है तो पुराने रिश्ते फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। और जब इस तरह की कोशिश सकारात्मक रूप से की जाती है तो वो रिश्ते फिर से बनते हैं, और वो रिश्ते फिर से बनने भी चाहिए। अच्छा, संजय राउत आप जानते हैं, आपकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के लिए। कहीं ना कहीं संजय राउत ने ये कमाल किया था कि बीजेपी से हटने के लिए। लेकिन अब संजय राउत ने एक बहुत बड़ा जो है बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि भविष्य में बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन हो सकता है। और उन्होंने कहा ये जो राजनीति है ना, ये कोई परमानेंट नहीं है, मतलब ये दुश्मनी जो राजनीति में होती है परमानेंट नहीं होती है। और एक बात बहुत बड़ी कही उन्होंने कि जिस तरह से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से चले गए, तो क्या उस तरह से फिर राजनीतिक जो हलचल है फिर से हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे बीजेपी के साथ जो रिश्ते हैं वो बिगड़े नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनके हर चौथे दिन 5वें दिन बयान आ रहे थे, हालांकि अब वो उनकी बयानबाजी उस तरह की देखने को नहीं मिल रही है, और जिस तरह से वो चुनाव में एक तरह से दिख रहे थे, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं अब जो उद्धव गठ के नेता हैं संजय राउत, उनके भी अब तेवर बदल गए? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, संजय राउत साहब जो है ना, वो ठाकरे परिवार के वफादार हैं, वो बाला साहब के वफादार हैं। संजय राउत जी के विषय में बहुत बार कही गई कि शायद संजय राउत ही हैं जिन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करवाया। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि संजय राउत साहब हालांकि महाभारत के पिता में भीष्म नहीं है, मगर वो पिता में भीष्म ही है जो ठाकरे परिवार उन्हीं के विचारों पर चलने का अपना पूरा काम करते हैं अपने पूरे दम से। क्योंकि 2019 में मुख्यमंत्री का पद ना देना, वो इस बात को उद्धव जी अपने दिल पर ज्यादा ले गए, और ज्यादा ले जाने के कारण ही उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा। अब अगर आज हम देखते हैं तो जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का पद देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनाया, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे जी ने अपनाया अपने साथियों, अपने संगठन के लिए, अगर इसी तरह का कदम 2019 में भी उठाया जाता तो शायद ये गठबंधन जो टूटा वो टूटता नहीं। तो ये गठबंधन टूटने का एक सबसे बड़ा रीजन ही सिर्फ ये था कि इस बात की समझ बहुत बाद में आई, और इस तरह की समझ को आने के बाद ही अब जैसे उद्धव जी का भी मन बदलता होगा, उसके बाद आदित्य जी का मन बदलता होगा, तो उसी की सोच के अनुसार अब संजय राउत जी इस तरह का बयान देते हैं। संजय राउत जी अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारी पार्टी में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इस तरह के लोग भी हैं जो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में से वो अपने स्वार्थ के लिए हमारी पार्टी से जुड़े, और जुड़ने के बाद उन्होंने
हमारी पार्टी को एक कांग्रेस का प्रवक्ता बना दिया। और ऐसे लोगों का नाम मैं लेना तो नहीं चाहता, अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई मैं लूंगा भी। तो वो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए ही सिर्फ आज भी शिवसेना में है, और अभी आप देख लेना साल 6 महीने के अंदर वो लोग शिवसेना को छोड़ चुके होंगे और वो कांग्रेस में फिर से शामिल हो चुके होंगे या किसी और पार्टी में शामिल हो चुके होंगे। वो ठाकरे परिवार की तरह उस तरह के वफादार हो ही नहीं सकते जिस तरह की वफादारी संजय राउत साहब करते हैं, या जिस तरह की वफादारी ठाकरे परिवार ने या शिवसेना ने 25 साल तक की, कि सत्ता के लिए कभी इधर उधर नहीं गए, हमेशा अपने साथियों के साथ रहे। कभी ये नहीं सोचा कि आज केंद्र में इनकी सरकार है, कभी ये नहीं सोचा कि आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, इसमें शामिल हो जाएं। तो जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने कभी ये सोचा ही नहीं, उस पार्टी के लोग अगर वो पार्टी अगर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई तो ये सिर्फ एक सोच और समझ थी, जहां इस बात को समझने में विफलता हुई कि हम अगर सरकार में हैं तो भले ही डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ही क्यों ना रहे, हम सरकार में तो रहेंगे। ये एक छोटा सा पेज जो फंसा था, कि जिसको समझने समझाने में बड़े बड़े विद्वान विफल हो गए और इतने गहरे और पुराने रिश्ते टूटे, यही वो एक पेज था जो उस वक्त समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। वरना संजय राउत साहब ने तो, मैंने देखा है बहुत से कसीदे ऐसे पढ़े हैं नरेंद्र मोदी साहब के उसमें, कि उनकी पार्टी के अपने नेता नहीं पढ़ सकते। लेकिन तो सर संजय राउत साहब लेकिन सर संजय राउत साहब के बारे में कहा तो ये जाता है कि उन्होंने ये सब खेल किया, जिस तरह की उनकी बयानबाजी चुनाव के अंदर थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए बिल्कुल बीजेपी विरोधी थी। वो चैलेंज देते हैं अमित शाह को, वो मोदी जी के सामने भी कई बातें ऐसी कह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे तो ये तो दिखने को तो चुनाव में मिला है कि संजय राउत जी जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ थे, और शायद हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी दिलवाने के लिए ही वो ऐसा ये सब जो किया है संजय राउत ने करवाया था, सब कुछ ऐसा कहा जाता है। नहीं, संजय राउत साहब तो एक ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने सारा जहर खुद ही पी लिया। जो तो मैंने नीलकंठ की उपाधि भी देना चाहूंगा कि जो भी ये जहरीली बातें थी हमारी बीजेपी के प्रति या बीजेपी से हमारे प्रति, वो सारा जहर खुद संजय राउत साहब ही पी गए। संजय राउत साहब जैसे वफादार लोग मिलना बड़ा मुश्किल काम है। संजय राउत साहब जैसे इंसान नहीं मिल सकते, वो ठाकरे परिवार के वफादार हैं, और जिस तरह की भी मंशा उद्धव जी ने या आदित्य जी ने जताई, उस मंशा को उन्होंने किया। इसी तरह के शख्स अरविंद सावंत साहब भी हो सकते हैं, इसी तरह के शख्स आपका अरविंद सावंत साहब के साथ साथ अनिल परब भी हो सकते हैं। मगर कुछ लोग हैं जो पार्टी में रहते हुए भी आज भी गद्दार हैं। मैं एकनाथ शिंदे जी को गद्दार नहीं कहूंगा, एकनाथ शिंदे जी गद्दार नहीं, वो बागी हैं। उन्होंने, उनके जैसे शख्स भी, उनके जैसे अच्छे दिल के लोग भी नहीं मिलते कि जो अगर कोई बात नहीं बैठ रही तो वो अलग हो जाए और बगावत कर दे। जो लोग बगावत कर देते हैं वो सही है, लेकिन गद्दार वो लोग होते हैं जो पार्टी में रहते हुए ही और पार्टी का खिलाफ काम करते रहते हैं। हालांकि मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उन लोगों का नाम भी ले देता हूं। मेरे को उनमें सबसे बड़ा नाम लगता है अनिल देसाई जी का, जो सबसे ज्यादा मीठे और गहरे हैं। और उसमें दूसरा मेरे को सबसे बड़ा नाम लगता है प्रियंका चतुर्वेदी का। ये लोग वो हैं जो साथ बैठे हुए हैं और साथ बैठे बैठे गद्दारी करते हैं, और साथ बैठ करके जो पीठ में चूरा घोंपते हैं ना, उन लोगों से बचने की जरूरत होती है। और ये दोनों लोग, मैं डरता नहीं इनसे। मैं पहले भी मैंने अपनी पार्टी विचारधारा से अलग हट करके बहुत बातें कही हैं, और मैंने हमेशा ये सोचा कि शायद अब ये मेरे को पार्टी से निकालेंगे, और मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं भी खुद भी रिजाइन दे दूं। मगर ये एक शर्म ठाकरे परिवार में रही कि उन्होंने मेरे को पार्टी से नहीं निकाला, और ये शर्म, इस शर्म का मैंने भी पूरे इज्जत मान सम्मान से वो किया कि मैंने कभी रिजाइन नहीं दिया, क्योंकि मेरा पूरा मन नहीं बन सका कि मैं रिजाइन दूं। तो ये दो लोग हैं गद्दार, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, अनिल देसाई और दूसरा प्रियंका चतुर्वेदी। अरविंद सावंत साहब, संजय राउत साहब, अनिल परब साहब, ये वफादार लोग हैं ठाकरे परिवार के, और हमेशा वफादार रहेंगे। ये अपनी जान दे सकते हैं, मगर ठाकरे परिवार के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो सर, जो आप बता रहे हैं गद्दार, जो आप एक बता रहे हैं कि ये लोग जो गद्दार हैं, तो आपको क्या लगता है जो और पार्टियों से जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने ये खेल किया है शिवसेना के अंदर, जो असली शिवसेना थी, अब जो उद्धव गुट बन गया है, उसमें उसका जो खेल बिगाड़ा है वो उन लोगों ने ज्यादा बिगाड़ा है जो कांग्रेस पार्टी से आए या एनसीपी से शिवसेना के अंदर आए हुए। जैसे आपने बताया प्रियंका चतुर्वेदी वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रही हैं, इस वक्त वो शिवसेना में है, उद्धव गुट में। तो क्या लग रहा है आपको प्रियंका चतुर्वेदी का लाना, और जो कई नेता आपने बताया वो वही खेल बिगाड़ रहे हैं उद्धव शिवसेना का? सबसे पहला क्रम में आता है इसके अंदर प्रियंका चतुर्वेदी का नाम, आप लिख लीजिए। आप ठीक है, कर देना, आप जो करेंगे देख लेंगे।
सबसे पहला नाम है प्रियंका चतुर्वेदी का। प्रियंका चतुर्वेदी 2019 में जिस वक्त इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर ये जब आई थी शिवसेना में, उसके बाद से ही कांग्रेस के साथ रिश्ते संभलने और बनने लग गए थे, और उसके बाद ही सब कुछ ये हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी ही है, और उसके बाद अगर प्रियंका चतुर्वेदी ने ही कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़वाई, प्रियंका चतुर्वेदी ने ही कांग्रेस के साथ रिश्ते बनवाए, और उसके बाद अनिल देसाई जैसे लोग मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग, और जो मीठे होते हैं ना, और मीठे बनकर के अपने बने रहते हैं और उनके साथ वफादारी दिखाते हैं। गद्दार कौन होता है? और गद्दार चतुर्वेदी में छुरा कैसे घुस जाता? प्रियंका चतुर्वेदी को एक तरह से कांग्रेस की बी टीम माना जाए आपके हिसाब से, जो बता रहे हैं आप कि वो इधर की इधर जो कर रहे हैं, खेला जो चल रहा है, वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। एक बी टीम तो फिर भी वफादार होती है। बी टीम तो फिर भी माना कि वो अलग चुनाव लड़ रही हो, अलग कोई पार्टी बना के लड़ रहे हो। बी टीम होना एक अलग होता है, और पार्टी में रह करके पार्टी की कमियों को सामने वाले को देना, पार्टी की सब चीजों को इधर से उधर करना, वो होते हैं गद्दार। और गद्दारी के सबसे बड़ा नुकसान कौन पहुंचा सकता है? गद्दारी में सबसे बड़ा नुकसान वो पहुंचाता है जो सबसे ज्यादा वफादार होता है, और सबसे ज्यादा वफादार होने के बाद वो चुप रहता है और मीठा बना रहता है। और वो मीठा और चुप बना रहने का काम करते हैं मिस्टर अनिल देसाई, क्योंकि उनके पास सभी तरह के दस्तावेज हैं, और दस्तावेज है हमेशा। अगर एक नाथ शिंदे जी ने पार्टी पर कब्जा कर लिया, तो पार्टी के ऊपर कब्जा करने का काम फाउंडर मेंबरों का होता है। और एक जनरल अनिल देसाई जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और जनरल सेक्रेटरी होते हुए उनके पास जो दस्तावेज है ना, वो किसी के पास भी नहीं हो सकते। और ठाकरे परिवार का वफादार बना रह करके उन्होंने जिस तरह से दस्तावेज दे करके और जो है पार्टी को कानूनी रूप से शिंदे जी को देने में जो मदद की है, वो अनिल देसाई जी ने ही की है, और कोई इसमें हो नहीं सकता। मैं बड़े इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि किसी पार्टी पर कब्जा करने के लिए उसके जनरल सेक्रेटरी का दूसरे लोगों के साथ मिलना बहुत जरूरी होता है, तभी सभी तरह के दस्तावेज किसी दूसरे को मिल पाते हैं। तभी कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जिसको 50 साल में कोई नहीं तोड़ पाया, उसको तोड़ दिया, उस पार्टी में कब्जा भी करा दिया, बिना जनरल सेक्रेटरी की मदद के, बिना जनरल सेक्रेटरी की सहमति के ये सब हो नहीं सकता। लेकिन सर, इसमें यह भी चीज देखी जाए, जैसे जिस तरह से उद्धव ठाकरे और जो उनका परिवार है, ठाकरे परिवार, उनकी एक विचारधारा थी, शुरू से विचारधारा रही है, और वो हिंदुत्व की, सब जानते हैं। बाल ठाकरे किस तरह से कहते थे, जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठता था तो उनसे पूछते थे सवाल कि बताइए आपका उसमें हाथ था, वो बोलते हैं हाथ नहीं, मेरा तो पैर भी था उसमें। इन्होंने, उद्धव ठाकरे ने अपनी विचारधारा से अलग जाकर के कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, उनके साथ गठबंधन किया। ऐसी कौन सी मजबूरी रही? आप तो पार्टी में रहे हैं और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, अच्छे समझते हैं। नहीं, मजबूरी कोई नहीं थी, मजबूरी कुछ नहीं था। ये तो बस एक समझ की बात है कि कई बार इंसान का दिमाग ऐसा फिरता है कि वो अपने साथियों को दुश्मन समझने लग जाता है और अपने दुश्मनों को दोस्त बना बैठता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब मान लीजिए हम किसी के साथ गहरे रिश्तों में हैं और गहरे रिश्ते में रहते हुए जब हम उसके साथ चलते हैं, तो कुछ दिनों तक साथ चलने के बाद फिर ये एहसास होता है कि तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा। मगर फिर कोई एक छोटा मोटा मुद्दा आता है, फिर छोटा मोटा मुद्दा जो है वो इस तरह से फंसता है कि उसको समझाने में विफल हो जाता है, और बड़े गहरे और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। और जब ये रिश्ते टूटते हैं तो कोई एक ऐसा साथी होता है जो इस ताक में बैठा रहता है कि कब ये रिश्ते टूटे और हम आए। तो फिर वो वफादार बन के आता है और फिर वो कहता है कि मैं हूं ना। और जब वो ये कहता है कि मैं हूं ना, तो वो जिसका दिल टूटा होता है वो सोचता है कि कोई बात नहीं, अब तू नहीं तो कोई और सही, सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो उसके साथ चलने लग जाते हैं। तो जब उसके साथ चलने लगते हैं, तो कुछ दिनों में फिर जब विचार नहीं मिलते, बातें नहीं मिलती, तो ये इस बात का एहसास भी होता है कि जो बात तुझमें थी, पुराने साथियों के लिए जो बात तुझमें थी वो इनमें नहीं। तो फिर अब इसी बात पे ये भी कह सकते हैं कि ये एहसास कई बार तो बड़ी जल्दी हो जाता है, कई बार बहुत देर में होता है। और जब ये एहसास होता है तो फिर दोबारा से पुराने रिश्तों में जाने की कोशिश इंसान करता है। तो ये एक समय हो सकता है, जैसे ये समय रहा
विचारधारा को किसी को नहीं छोड़ा उद्धव जी ने। आज भी उन्होंने, उनकी पार्टी के नेता ने एक लिखा कि भाई हमने बाबरी मस्जिद, अब ये 6 दिसंबर की बात थी, दिसंबर पे हमारे लिए सम्मान की बात थी, बाबरी विध्वंस, तो उस पर आदित्य जी ने उसको सपोर्ट किया। हालांकि कांग्रेस ने कुछ कहा, एसपी ने कुछ कहा, लेकिन उनको कहा नहीं हमारा ये है। तो अपने विचारों को तो नहीं छोड़ा। लेकिन वो एक अलग सावरकर जी बात को है कि लेकर के कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा बीच बीच में बहुत कुछ राहुल गांधी ने कहा था। आप पता होगा राहुल गांधी का बयान आपको, जिस तरह सावरकर जी के लिए उन्होंने कहा था। उसके बाद हालांकि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उनमें कई नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी कि हम बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे। इस तरह की जो बात कह रहे हैं, जिनको उनकी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, और वो सावरकर जी को जिस तरह से जो है शिवसेना मानती आई है, वो एक तरीके से वो इसके खिलाफ था। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया, उसके बाद तो विचारधारा के साथ तो किसी को समझौता शायद नहीं करना चाहिए, ऐसा राजनीति बताया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शिवसेना उन्हीं के साथ है, राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं शिवसेना के साथ उनका जो गठबंधन है? क्या कुछ उन्हें फायदा हुआ है या फिर आपको फायदा हुआ उनकी पार्टी से जुड़ने से, जो भी जुड़े हैं आप गठबंधन में? नहीं, जुड़ने से फायदा तो कांग्रेस को हुआ, हमारी पार्टी को तो नुकसान ही हुआ। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ हमने विलय तो नहीं किया, मगर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी और हिंदुत्व विरोधियों के साथ बैठना मतलब वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को खत्म करने के जैसा ही है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है तो वो देश विरोधी है या हिंदू विरोधी है, मगर हिंदुत्व विरोधी तो वो है ही। और हमने हमेशा हिंदुत्व का वो किया। हिंदुत्व विरोधियों के साथ बैठना हमारी पार्टी के नेताओं को, ना तो हमारी पार्टी के नेताओं को गवारा हुआ और ना ही हमारे वोटरों को गवारा हुआ। और राहुल गांधी जी के विषय में तो देखो, बाला साहब ने तो हमेशा यही कहा कि चिरकुट और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो बाला साहब ने कभी भी राहुल गांधी जी के काम की प्रशंसा नहीं की या सोनिया गांधी जी के काम की प्रशंसा नहीं की, और हमेशा इनके ये कहा कि ये हिजड़ों की तरह से काम करते हैं, हमेशा ये बोला। और इस तरह से बोलने के बावजूद भी और सब कुछ होने के बावजूद भी, ये खुद उद्धव जी ने भी कई बार बोला कि राहुल गांधी जी को जूतों से मारना चाहिए, बहुत से मुद्दों पर बोला ऐसा। तो लेकिन मैंने एक बात कही ना कि कई बार ऐसा होता है कि जब अपना साथी कोई इस तरह का दर्द दे देता है, कोई दिल पे किसी छोटी सी बात को इस तरह से ले जाता है कि उसे लगता है कि शायद यही सब कुछ था, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ना मिलना उसको उद्धव जी इस तरह से ले गए कि उसने दिल में इस बहुत गहरी चोट के रूप में ले लिया। और उस चोट के दर्द में वो इस बात को भूल गए कि हम किन के साथ बैठ रहे हैं और किसके साथ हम इतना गठबंधन कर रहे हैं। तो इस चीज का एहसास अब मुझे लगता है कि हो रहा है। और वो जो एक गलत फहमी थी, वो एक गलत गठबंधन था, उससे धीरे धीरे हमारी पार्टी अब छुटकारा पा रही है और धीरे धीरे उनसे हम अलग होंगे। लेकिन सर ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, अगर मानो वो बीजेपी के साथ चली भी जाती है शिवसेना उद्धव गुट, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती ये होगी कि दोबारा से रिवाइव करना। जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी की जो विचारधारा थी उसके अलग जाकर के वो चुनाव लड़ रहे थे दूसरे लोगों के साथ, जो अलग विचारधारा थी, जो सावरकर जी को कुछ नहीं मानते हैं और जो और भी उनके कुछ महापुरुष हैं, उनको मतलब एक तरह से अपमान करने की बातें उनके बयान आते रहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी के नेता हो या एनसीपी के नेता हो, उनके इस तरह के बयान आते हैं। उसके बावजूद भी वो शिवसेना इनके साथ बनी रही। तो आपको क्या लगता है कि अब वो अपनी जो खोई हुई जमीन है, क्या उसको वापस कर पाएगी जिस तरह से अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ती है? देखो, लंबे रिश्ते तभी चलते हैं जब कुछ बातें मिलती हैं। और बीजेपी और शिवसेना के हमारे लंबे रिश्ते इसीलिए चले क्योंकि हमारे आपस में बहुत चीजें मिलती थी, लगभग एक ही थी। हमारी पार्टी के बहुत से नेता और बीजेपी के बहुत से नेता आज भी ये चाहते हैं कि हम फिर से एक हों। और बहुत बार ऐसा होता है जब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे होते हैं और जब इस तरह की कोई बात चल रही होती है तो उनके चेहरों पर एक अलग चमक होती है। आज भी बीजेपी के लोग बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कांग्रेस का कोई भी एक आदमी बाला साहब जिंदाबाद का नारा लगा के दिखा दे। जबकि ये बात बीजेपी में अगर किसी से कही जाए तो आज भी बाला साहब जिंदाबाद का नारा वो लगा सकते हैं। तो इस बात को उद्धव जी को और आदित्य जी को समझने की जरूरत है कि जो बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते, उनके साथ कैसे बैठा जाए और उनके साथ बैठना कितना गलत है। यह एक भूल थी, यह गलती थी, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती भी नहीं कि हम पुराने रिश्तों को
याद करके इस गलती को भुला ना सके। 25-30 साल के रिश्तों में अगर 2-4-5 साल इस तरह के गए भी तो इनको भुलाया जा सकता है। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी कर सकते हैं और आदित्य जी भी कर सकते हैं, उद्धव जी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं। तो आपको लगता है, उम्मीद है कि जल्द बीजेपी फिर से बीजेपी के साथ उद्धव जो गुट है शिवसेना का वो जुड़ने वाला है? फिर उम्मीद नहीं है, हमारी दिली इच्छा है, हमारी पार्टी के लोगों की दिली इच्छा है कि वो फिर से जुड़े। और हिंदुत्व के लिए ये बहुत जरूरी भी है। मैं पार्टी में रहूं ना रहूं इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर शिवसेना को, ठाकरे परिवार को बीजेपी के साथ ही होना चाहिए। और ये हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो एक शायरी है कि झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं अपने जख्म खोल बैठा। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी ने ये गलती कर दी कि वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो विचारधारा अलग थी उनकी, उनके साथ चले गए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस विचारधारा को अलग करके उनको साथ लिया और अपनी जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं वो खोते गए, धीरे धीरे खोते गए। क्योंकि बहुत सारे राज होते हैं जब कोई पार्टी किसी से जुड़ती है और उसकी विचारधारा होती है तो कहीं ना कहीं उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी दिली इच्छा है कि फिर से बीजेपी साथ में आए और उद्धव गुट फिर से बीजेपी के साथ जुड़े। तो ये आपकी दिली इच्छा है। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेते हैं, वो उन पर निर्भर करता है और बीजेपी उस फैसले पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखने वाली बात होगी।